गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अत्रि एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं के विज्ञान विषय का दूसरा पाठ प्राणियों में पोषण। अपने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पहला पाठ पादपों में पोषण। तो अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ पोषण किसे कहते हैं। पोषण वह विधि है जिसके द्वारा कोई जीव अपना भोजन या तो स्वयं बनाता है या किसी अन्य जीव से लेता है और उसका उपभोग करता है। इस पोषण को हमने दो भागों में बांटा है, स्वयंपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। यदि कोई जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है तो भोजन को स्वयं बनाने की इस विधि को हम स्वयंपोषी पोषण कहते हैं और ऐसे जीवों को हम स्वयंपोषी जीव कहते हैं। इसका उदाहरण सभी हरे पेड़ पौधे, नीले हरे शैवाल और साइनोबैक्टीरिया है। दूसरा है विषमपोषी पोषण। यदि कोई जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता बल्कि अपने भोजन के लिए वह दूसरे जीवों पर आश्रित होता है और दूसरे जीवों से भोजन को प्राप्त करता है तो पोषण की इस विधि को हम विषमपोषी पोषण कहते हैं। हरे पेड़ पौधे, नीले हरे शैवाल और साइनोबैक्टीरिया को छोड़कर शेष जितने भी प्राणी हैं उन सभी में विषमपोषी पोषण पाया जाता है। विषमपोषी, अभी ऊपर तक हमने बात की थी स्वयंपोषी जो प्रकाश संश्लेषण होता है। विषमपोषी पोषण, जब पोषण की वह विधि है जिसमें जीव स्वयं भोजन नहीं बना पाता और किसी दूसरे जीव से अपना भोजन ग्रहण करता है, उसे हम विषमपोषी पोषण कहते हैं। और जितने भी जंतु हैं और फंजाई है, बैक्टीरिया है, फंजाई यानी कवक, बैक्टीरिया यानी जीवाणु, उन सभी में विषमपोषी पोषण होता है। और यह विषमपोषी पोषण मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: मर्तजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी समभोजी पोषण। यदि कोई जीव मृत और सड़े हुए पदार्थों से पोषण प्राप्त करता है तो उसे हम मृतपोषी पोषण कहते हैं। मृतपोषी पोषण में अंतःग्रहण से पहले ही पाचन हो जाता है। ये एक विशेष सोचने वाली बात है। अंतःग्रहण किसे कहते हैं? जब हम अपने मानव पाचन तंत्र का जिक्र करते हैं, जब हम भोजन को खाते हैं तो जब आहार का ग्रास जब हम अपने मुंह में लेते हैं, भोजन को आहार नाल में लेना, प्रवेश कराना, इसे हम अंतःग्रहण कहते हैं। यह भोजन भीतर जाकर के पाचन रसों के द्वारा सरल रूप में बदल जाता है एंजाइमों के मदद से, जिसे हम पाचन कहते हैं। किंतु मर्तजीवी में ऐसा नहीं होता। मर्तजीवी में कोई आहार नाल नहीं होती, इसलिए मर्तजीवी जो शरीर से बाहर ही अपने पाचन रसों को छोड़ देता है, जिससे मर्त जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनके ऊपर वो पाचन रस अपना प्रभाव डालते हैं और मर्त पदार्थ जटिल रूप से सरल रूप में बदल जाते हैं, जिसका सेवन ये मर्तजीवी करते हैं। जिस प्रकार से इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि यह एक मशरूम का पौधा है। अगर इसके नीचे अगर अच्छे से हम इसका अवलोकन करते हैं तो हमें इसके नीचे दिखाई देने वाले जो भी कार्बनिक पदार्थ हैं वो सड़े हुए से प्रतीत हो रहे हैं और मशरूम इस प्रकार के ही वातावरण में बड़े आसानी से उगता है। यह इसके लिए बहुत ही अनुकूल है। ये अन्य उदाहरण है ब्रेड और आलू का, जिसमें ये जो सड़ा हुआ भाग दिखाई दे रहा है, यह उन सूक्ष्म जीव कवक या जीवाणुओं के कारण है, वो इसके ऊपर विद्यमान है और उनके द्वारा छोड़े हुए पाचन रसों के कारण से ये गल रहे हैं और इनका जटिल से सरल रूप बनता जा रहा है, जिसका वो उपभोग कर सकें। अब हम बात करते हैं विषमपोषी पोषण का दूसरा प्रकार, परजीवी पोषण। इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या स्थायी रूप से रहकर उससे तरल और तैयार रूप में अपना भोजन प्राप्त करता है। ऐसे जीवों का भोजन अन्य प्राणियों में मौजूद कार्बनिक पदार्थ होता है। इस प्रकार भोजन करने वाले जीव परजीवी कहलाते हैं और जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करता है वे परपोषी जीव कहलाते हैं। अर्थात इस परजीवी में कहते हैं कि एक कोई जीव है वह जीवित जीव पर किसी दूसरे जीव के साथ स्थायी या अस्थायी रूप से जुड़ जाता है। जिस प्रकार देखिए इसने उदाहरण क्या दिया है, जोंक और जूं ले लेते हैं। जो मनुष्य में बालों में आपने देखा होगा सिर में जूं होना,
यानी जू एक परजीवी है। यह जिसके बालों में जू होती है उस व्यक्ति के शरीर से खून को चूसता रहता है। इसी प्रकार जोंक भी एक जीव है जो भैंस आदि जंतुओं से चिपक कर उसका खून चूसती हैं। और जो ये रक्त है, जो ये खून है, ये एक तरह से तरल और तैयार भोजन है, क्योंकि उसमें पाचन से जो पोषक तत्व बने वो सब रक्त में अवशोषित हुए, और रक्त में अवशोषित होने के बाद जिस रक्त को ये जोंक ले रही है, तो एक तरह से ये जोंक या जो भी परजीवी हैं जो दूसरे परपोषी जीव पर आश्रित है, वह उसके शरीर से तरल रूप में तैयार भोजन लेता है। इसके अन्य उदाहरण हैं गोलकृमि, हुक वर्म, टेप वर्म और एंटामीबा स्टोलिटिका। यहाँ ये मिस प्रिंटेड है, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं पौधों की, तो पौधों में परजीवी का उदाहरण है अमरबेल। इस चित्र में आप अच्छे से देख पा रहे हैं, तो ये पीले रंग की संरचनाएं जो आपको सामान्यतः हर कहीं देखने को मिलती हैं। हरे पौधों के ऊपर ये धागेदार संरचनाएं हैं जो पीले तार के जैसी दिखाई देती हैं। ये परजीवी हैं। एक बार जिस पौधे के ऊपर ये उगना शुरू हो जाती हैं, ये उस पौधे को पनपने नहीं देती और उसके सारे पोषण का उपभोग करके उस पूरे पौधे पर विस्तृत रूप से फैल जाती हैं, जिस प्रकार इस चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये परजीवी का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। यानी अभी हमने किया विषमपोषी पोषण 3 प्रकार का, पर मर्तपोषी और परजीवी। मर्तपोषी में जो जीव है वो मरे सड़े गले पदार्थों से ही तरल रूप में अपना भोजन लेता है, और परजीवी में भी जो जीव है वो दूसरे जीव से ही भोजन लेता है। लेकिन यहाँ अंतर यह है कि जो परजीवी है वो मर्तजीवी से भिन्न, वो सजीव से अपना भोजन लेता है, किंतु वह भी परजीवी भी तरल और तैयार भोजन ही ग्रहण करता है। यानी उसमें भी पाचन नहीं होता, उसमें भी अंतःग्रहण से पहले ही पाचन हो चुका है, यानी वो पोषक तत्व तो पहले से ही सरल रूप में उसको उपलब्ध हो जाते हैं, उसे पोषण की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार की, जो विषमपोषी पोषण है। वो तीसरे प्रकार का प्राणी समभोजी जिसे हम कहते हैं। ये थोड़ा जटिल है, इसे मैं सरलता से समझाने का प्रयत्न करूँगा। प्राणी समभोजी, इस विधि में अंतःग्रहण के बाद पाचन होता है, और इस विधि में पाचन भोजन करने वाले जीव के शरीर के भीतर होता है। सभी जंतु प्राणी समभोजी विधि से भोजन लेते हैं, अर्थात जिन जीवों में प्राणी समभोजी पाचन होता है उनके पोषण को 5 चरणों में बांटा जा सकता है। ये 5 चरण हैं: अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिर्क्षेपण। यानी हम एक बात ये कह सकते हैं कि जिन जीवों में एक आहार नाल पूर्ण रूप से विकसित है, उन जीवों में प्राणी समभोजी पोषण होता है। इसका एक सामान्य और साधारण लक्षण यह है कि ऐसे जीव भोजन को ग्रहण करते हैं, उनके आहार नाल में प्रवेश, यानी जिसको कहते हैं हम खाना, भोजन खाना, भोजन को ग्रहण करना, और फिर पाचन के बाद जो अपाचित अवशेष बचे हैं, अपशिष्ट, उनको त्यागना मल के रूप में। ये क्रिया जिसमें होती है वो सभी प्राणी समभोजी पोषण के उदाहरण हैं। इसके जो 5 चरण हैं उनको मैं बता देता हूँ। भोजन को शरीर के अंदर लेने की जो क्रिया तो इसे अंतःग्रहण कहते हैं। जिस प्रकार हम रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर अपने मुंह में रखते हैं, तो ये हम क्या कर रहे हैं? अंतःग्रहण है। अब हम बात करते हैं दूसरे चरण की। भोजन में मौजूद जो जटिल पदार्थ, जो भोजन हम खा रहे हैं वो जटिल रूप में है, और जब ये हमारे आहार नाल में प्रवेश करता है तो एंजाइमों की मदद से, ये एंजाइम कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल रूप में परिवर्तित कर देते हैं। सरल रूप से हमारा अभिप्राय है वह रूप जिसे आसानी से रक्त में अवशोषित किया जा सके। पाचन के बाद बनने वाले जो सरल पदार्थ होते हैं उनको कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए उनका अवशोषण हो जाता है। हम सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है, और कोशिकाओं को विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता रहती है। तो आहार नाल में पाचन के बाद जो पोषक तत्व बनते हैं उनके सरल रूप बड़ी आसानी से अवशोषित हो जाते हैं। इस सरल तत्वों का अवशोषण हो जाना का रक्त में चले जाना अवशोषण कहलाता है। उसके बाद में अगला जो है वह है जो पोषक तत्व कोशिकाओं में पहुंचते हैं, कोशिकाएं उसका उपभोग करती हैं, और उसका उपभोग करना ही स्वांगीकरण कहलाता है। और अंतिम चरण जो पोषण का है, प्राणी समभोजी पोषण का, उसमें
जो अपाचित शेष पदार्थ बच जाता है आहार नाल से उसे बाहर निकाल दिया जाता है, यानी अपशिष्ट मल के रूप में उसे त्याग दिया जाता है, इसे बहिर्क्षेपण कहते हैं। यदि हम बात करते हैं अमीबा में पोषण की, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अमीबा है वह एक कोशिकीय जीव है, यानी एक ही कोशिका सारे कार्य करती है, इसमें कोई विकसित आहार नाल नहीं है, किंतु फिर भी यह अमीबा इन पांचों चरणों का अमीबा के पोषण में ये पांचों चरण जो अभी हमने ऊपर बताए हैं सम्मिलित होते हैं। सबसे पहले ये देखिए चित्र में भी दिखाया गया है, भोजन को देखने के बाद अमीबा भोजन के चारों ओर सूडोपोडिया यानी पादाब बनाता है, इससे यह भोजन कण को पकड़ता है। देखिए चित्र ए में दिखाया गया है, ये लाल रंग में मैंने खाद्य कण को दर्शाया है, और दूसरी ओर ये एक आकृति जो आपको दिखाई दे रही है अमीबा है। अमीबा की कोई आकृति नहीं होती, इसको इसी तरह से बनाया जाता है। ये कोशिकीय जीव है। जब ये भोजन को देखता है तो ये भोजन की ओर बढ़ते हुए इस प्रकार से अपने कुछ पादाब का निर्माण करता है, यानी अपने शरीर के कुछ भागों को उस प्रकार निकालता है जिस प्रकार मानो क्रिकेट के खेल में गेंदबाज फील्ड में अपनी ओर आ रही गेंद को पकड़ने के लिए अपने हाथों को निकालता है, और जब यह बहुत नज़दीक पहुंच जाता है तो भोजन को पकड़ने के बाद कोशिका झिल्ली से एक खाद्यदानी बनती है, जिसमें एक बूंद पानी के साथ भोजन को रखा जाता है, और इस खाद्यदानी के अंदर पाचन एंजाइम छोड़े जाते हैं जिससे पाचन होता है, और उसके बाद पोषक पदार्थों को अवशोषित करके उसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए यहाँ इस चित्र को फिर देखते हैं। जब इस खाद्य कण को देखा तो अमीबा इसकी ओर बढ़ते हुए ये जो संरचना है पादाब इनका निर्माण करता है, और ये पादाब आमने सामने से जब मिलते हैं तो ये आकृति जो आपको दिखाई दे रही है खाद्य रिक्ति का, एक सफ़ेद रंग से जो एक पैकिंग इसकी बनी है, इसको बोलते हैं खाद्य रिक्ति, क्योंकि इसमें ये भोजन, इसमें थोड़ी सी जल की मात्रा इसलिए रखी जाती है क्योंकि पाचन के लिए तरल वातावरण जो है वो अनुकूल होता है। इसमें अमीबा अपने पाचनसों को छोड़ता है, खाद्यदानी में ये पाचनस अपना कार्य करते हैं और इस जटिल खाद्य कण को सरल रूप में परिवर्तित कर देते हैं। जब यह सरल रूप में परिवर्तित हो जाता है तो इसको अमीबा अपने शरीर में अवशोषित कर लेता है, और शेष बचे हुए जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो अनुपयोगी पदार्थ हैं, बेकार पदार्थ हैं, उनको ये खाद्यदानी को खोलकर बाहर की ओर निकाल देता है। अर्थात अगर इस चित्र में देखें तो ये यहाँ अंतःग्रहण हो गया, और यहाँ पे पाचन हुआ, और यहाँ पर अवशोषण हुआ, और यहाँ पे बहिर्क्षेपण हुआ। तो ये सारे चरण जो हैं अमीबा में होते हैं। अब हम बात करते हैं मनुष्य के पोषण, मनुष्य में पोषण की। मनुष्य में पोषण की क्रिया काफ़ी जटिल है, क्योंकि उसमें एक बहुत ही उन्नत पाचन तंत्र होता है। मानव पाचन तंत्र में पाचन नाल के अतिरिक्त कुछ पाचन ग्रंथियां होती हैं, और ये पाचन नली जो है मुख से शुरू होती है और गुदाप में समाप्त होती है। अर्थात एक आहार नाल का वह भाग जिससे भोजन आहार नाल में प्रवेश करता है वह छिद्र मुख कहलाता है, या और जिससे अपशिष्ट पदार्थों को त्यागता है वह आहार नाल का अंतिम शिरा होता है, और इसे हम उस द्वार को हम मल द्वार या गुदा कहते हैं। मानव शरीर में जो पाचन तंत्र है उसमें जो पाचन ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं वह यकृत, अग्नाशय और लार ग्रंथियाँ हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, यह जो लाल रंग की बड़ी आकृति है यह मानव का यकृत है, और मानव यकृत अब शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इस यकृत में वसा के पाचन के लिए पीत रस का निर्माण होता है, जिसे हम बाइल जूस भी कहते हैं, और यह पीत रस यकृत में बढ़ने के बाद एक थैली जैसी संरचना में एकत्रित होता रहता है। इस थैली जैसी संरचना को हम पित्ताशय, शय का अर्थ होता है थैली, पित्त की थैली पित्ताशय, या इसे हम गॉल ब्लैडर भी कहते हैं। अतिरिक्त इसके जो दूसरी पाचन ग्रंथि है वह अग्नाशय है, जिसे हम पैनक्रियाज भी कहते हैं। यह जो आकृति आपको दिखाई दे रही है यह
अग्नाशय है। इस अग्नाशय को अगर हम ध्यान से देखते हैं, इसमें भी छोटी छोटी अन्य बहुत सारी सूक्ष्म ग्रंथियां हैं। इन ग्रंथियों में सभी प्रकार के भोजन को पाचन करने के लिए एंजाइमों का निर्माण होता है, और ये एंजाइम ये बीच में दिखाई देने वाली एक नाल के द्वारा एकत्रित होती हुई यहाँ छोटी आंत में खुलती है। यानी सभी प्रकार के भोजनों को पाचन करने के लिए जो रस इसमें बनता है उसे हम अग्नाशय रस कहते हैं, और ये सभी ये एंजाइमों से समृद्ध होता है और यह पाचन रस छोटी आंत में खुलता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तीसरे प्रकार की ग्रंथि की, वह है लार ग्रंथि। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथि आते हैं, यानी 6 लार ग्रंथियाँ, 3 बाईं तरफ और 3 दाईं तरफ। ये 3 लार ग्रंथियाँ हैं पैरोटिड ग्लैंड एक प्रकार, और दूसरी जो है वो है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और तीसरा जो जोड़ा है वो है सबलिंगुअल ग्लैंड। यानी ये 3 प्रकार के जोड़े जो लार ग्रंथि आते हैं वो हमारे मुंह में होती हैं, और जब हम भोजन करते हैं तो ये लार ग्रंथियाँ सक्रिय हो जाती हैं और मुंह में लार को छोड़ती हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं। मनुष्य के आहार नाल के विभिन्न भाग कौन से हैं। मनुष्य के आहार नाल के मुख्य भाग मुख, मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, मलद्वार है। इसे इंग्लिश में हम माउथ, बकल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस भी कहते हैं। इन 2 चित्रों के द्वारा हम इसे समझने का प्रयत्न करते हैं। यह जो चित्र है इसमें ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, यह सारी की सारी पाचन तंत्र है, यानी आहार नाल है। इसमें यह जो आपको दिखाई दे रही है, इसका जो प्रारंभिक बिंदु यानी मुख, जिससे हम भोजन ग्रहण करते हैं, और इसका जो अंतिम भाग है वह यह मलद्वार है। इस मलद्वार के द्वारा हम अपाचित भोजन को अपशिष्ट के रूप में त्यागते हैं। इस आहार नाल में सबसे पहले मुख होता है, और मुख के पीछे एक जो खाली जगह रहती है जिसमें दांत, जीभ और लार ग्रंथियाँ उपस्थित हैं, इसे हम मुख गुहा या बक्कल कैविटी भी कहते हैं। इस मुख गुहा में यह मुख गुहा भोजन को एक नली के द्वारा अग्नाशय में पहुंचाती है। अग्नाशय और मुख गुहा के बीच में जो यह नली होती है, यहाँ किसी भी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता। इस नली को हम गर्सिका या फिर इसोफेगस या फिर ग्रास नली भी कहते हैं। अग्नाशय में यह जो भोजन है यह अस्थायी रूप से 2 या 3 घंटे तक विद्यमान रहता है। उसके बाद उसका आंशिक पाचन होने के बाद यह भोजन है छोटी आंत में प्रवेश करता है। यहाँ आप देख रहे हैं तीर के निशान से अमाशय छोटी आंत से जुड़ा हुआ है। छोटी आंत आप इस चित्र में जो देख रहे हैं, जो कम व्यास वाली जो ये नली का जैसी संरचना मुड़ी तुड़ी हुई दिखाई दे रही है, यह छोटी आंत है। यह छोटी आंत फिर बड़ी आंत में खुलती है जिसका व्यास अधिक बड़ा है। इस प्रकार से इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि जो विभिन्न अंग हैं वह है मुख गुहा, गर्सिका, अमाशय, शुद्रात्र जिसे हम छोटी आंत या भी कहते हैं। उसके बाद है ये वृद्धात्र जिसको हम बड़ी आंत या कोलोन भी कहते हैं। अंत में जहाँ ये रेक्टम यानी मलाशय है।